तो चलिए हम लोग का मेडिकल हिस्ट्री की क्लास है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास की स्टार्ट करते हैं। आप लाइव वालों भी। तो आज हम लोग का बाबू मेडिकल हिस्ट्री क्या देखेगा, 6वां क्लास है। और आज हम लोग पढ़ने वाले जो कि कंपनी के अधीन जो गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, जो कि देखेगा ये भारत के 2 बार जो कि जनरल रह चुके हैं, ठीक है, गवर्नर रह चुके हैं। एक तो 1757 से लेकर 60 तक, यानी प्लासी युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था, ठीक है, उससे लेकर 60 में रहे। और फिर दूसरा में देखिएगा कि 1765 से लेकर 1767 के बीच ये जो कि भारत के गवर्नर है। देखिए इन्होंने शासन बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी, जिसके तहत देखिएगा राजस्व जो कि वसूलने, सैन्य संरक्षण एवं जो विदेशी मामले जो कि कंपनी के अधीन थी, ठीक है। द्वैत शासन का मतलब आप ये समझिए कि जो बंगाल के जो नवाब थे उनके ऊपर कुछ शासन थे, कुछ कंपनी के शासन, इतना सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 तरह से ये शासन इस पर किया जाता था। तो कंपनी के अधीन कौन कौन सी क्षेत्र आते थे, तो उस समय जो थे राजस्व वसूलना यानी कर वसूलना, सैन्य जो कि संरक्षण, जो कि सैनिक पावर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, तो कंपनी के पहले था। दूसरा क्या था, ये था विदेशी मामले, ठीक है, तो वो भी कौन करता था, तो कंपनी करता था। जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथों में होती थी, ठीक है, जो यहाँ के नागरिक है उस सबको कैसे व्यवस्था कैसे कर लेना है सब, तो ये सब कंपनी नवाब चलाता था। जैसे मान लीजिए कि इससे पहले वहाँ की जो जनता थी वो कर जो है नवाब को देता था, पर जनता द्वैत शासन लागू हुआ तो नवाब के अब कर न देके किसी को कंपनी के कर देना, ठीक है। बाकी जो छोटे मोटे जो मामले हैं वो नवाब चलाते थे। और इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि से 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया, ठीक है। अब शाह आलम जो द्वितीय थे उनको भी अब क्या कहा, मुगल शासक थे, तब उनके बोले कि आपको क्या चाहिए, अब यार मैं आपके पहले सैन्य पावर है ना, कर सुनने ना, कुछ ऐसा चीज़ आपके पहले मेकिंग पावर हलेंगे नहीं है, तो आपको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए, पेंशन दे के बस। इलाहाबाद की संधि की है 1765 में, और उसके अधीन अब इसको बोला कि भाई अब इतना तो पेंशन सालाना लीजिए और आराम से बैठिए खाइए। अब पूरा जो मामला कौन करेगा, कंपनी अब देखने लगेगा, ठीक है। और इसने बंगाल के जो कि समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए जो कि मोहम्मद राजा खां, और जो कि बिहार के लिए राजा सिबात राय को नियुक्त किया, ठीक है। अब जनतीय शासक जो कि मुगल बादशाह आलम द्वितीय को ऐसा इलाहाबाद के संधि के द्वारा पेंशन दे के अपना मना लिया, अपना अंदर ले लिया। अब बोला कि अब क्षेत्र लम्हा है, तब इसको चलाने के लिए 2 व्यक्तियों को उन्होंने नियुक्त किया। एक कौन था, एक था मोहम्मद राजा खां, ठीक है, जो कि बिहार के लिए था, और भले बंगाल के लिए था। और बिहार के लिए देखिएगा राजा सिबात राय को नियुक्त किया। वहीं पर हम लोग बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 1773 का, जो कि फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके अनुसार बंगाल के जो कि गवर्नर को अब अंग्रेजों ने क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। अब जो 1700 जो कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके तहत जो पहले पूरे गवर्नर हुआ करते थे, अब उसको क्या क्या गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, ठीक है, क्या गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल बनेगा उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए हो, 5 साल के लिए ना, 5 ईयर के लिए, ठीक है। मद्रास और बम्बई जो उस समय की जो प्रेसिडेंसी था, यानी कह लीजिए कि जो गवर्नर के समय में होता था अलग अलग, अब इस दोनों का मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी किसके अधीन कर दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर देगा, ठीक है। इस प्रकार भारत में देखिएगा कंपनी जो कि कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो कि देखिएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आगे बने, वहाँ से इंग्लैंड से बन के नहीं आए थे, वारेन हेस्टिंग भारतीय में बने, ठीक है। तो फर्स्ट बार जो कि कंपनी की तरफ से कौन गवर्नर जनरल बने थे,
तो वारंग हेस्टिंग जो कि 1774 से लेकर 85 के बीच तक रहे। वारंग हेस्टिंग देखिएगा 1750 ईस्वी में एक कंपनी के एक क्लर्क यानी कर्मचारी के कार्यकारी के रूप में भारत आए थे। ठीक है, कौन? वारंग हेस्टिंग। कब आए थे? तो 1750 में आए थे। कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया और अपनी जो कि कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का ये अध्यक्ष बन गया। उस समय जो कि कलकत्ता में एक बाजार था, कासिम बाजार, उसका ये अध्यक्ष बना। कार्य करने में बहुत कुशल, निपुण जो कि कार्य करता था। कोई आदमी देखिएगा, मानिए कोई कंपनी में आप किसी को बुलाइए, काम करिए, बेसी दिन हो गया, 5 साल 6 साल हो जाता है, वो बहुत लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करता है और आप उसके देखिएगा, डेट देखिएगा, तो एक समय आएगा 5 साल के बाद आप चाहिएगा तो उस कंपनी के उस व्यक्ति को मैनेजर बना दीजिएगा। और अक्सर होता है। ठीक उसी तरह देखिएगा, जब वारंग हेस्टिंग आया तो एक क्लर्क के रूप में कार्य करता था, बाकी वो अपनी कुशलता और के कारण देखिएगा कि वो बंगाल में जो कासिम बाजार था उसका अध्यक्ष बन गया। फिर कुछ दिन के बाद देखिए कंपनी ने इसे देखा कि अच्छे तरीके से कार्य धंधा कर रहा है हर एक चीज़, तो कंपनी ने इसको गवर्नर जनरल का पद दे दिया, इन्हें बना दिया गवर्नर जनरल। और इसने देखिए राजकीय जो कि कोषाधिकारी जनतीय बंगाल का गवर्नर जनरल बना है वारंग हेस्टिंग। सबसे पहले कार्य क्या क्या, तो इसने जो कि राजकीय उस समय जो कोषागार था मुर्शिदाबाद में था, जो कि आज भी है मुर्शिदाबाद। हाल ही में हुआ बाबरी मस्जिद का निर्माण, अभी सुर्खियों में था ये न्यूज़। ठीक है, जो बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है वो, तो उस समय जो कोषागार था वो कहाँ था, तो मुर्शिदाबाद था। और वो इसने कहा क्या कि उस कोषागार को तूर फाड़ के वहाँ से कहाँ ले आया, तो कोलकाता में ले आया। कहाँ? कोलकाता लाया। 1772 ईस्वी में देखिएगा इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों का इन्होंने स्थापना किया। ठीक है, कब? 1772 ईस्वी में। किसने? तो वारंग हेस्टिंग ने। ठीक है, फौजदारी अदालतों जो कि सदर निजामत अदालत के द्वारा निरीक्षित किया जाता था। ठीक है, जो फौजदारी अदालत होते थे किसके द्वारा निरीक्षित किया जाता था, तो निजामत के द्वारा। ठीक है, वहाँ पे बात करते हैं कि नाजिम। ठीक है, नाजिम एक व्यक्ति है जिनके द्वारा देखिएगा उस समय के जो दरोगा होते थे, पुलिस को नियुक्त किया जाता था और यही जो कि अदालत का अध्यक्षता करता था। ठीक है, वहीं पे बात करते दीवानी अदालत में, तो कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, जो उस समय के कलेक्टर, जो कि आज के डेट में IAS के आप कहते DM कह लीजिए। आप IAS बनिएगा तो महज आपके 3-4 साल आपको IAS के पोस्ट पर काम करना है, उसके बाद आप जाके DM एक कलेक्टर बनिएगा। ठीक है, भाई सूर्यतम उसका नाम IAS का मतलब देखो, भारत में यही को पावरे हैं, यही को पदे हैं, वो है IAS का। उसके बाद सब तो नौकरियाँ हैं। ठीक है, तो दीवानी अदालत के जो कि कलेक्टर क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश होते थे। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय जो कि अधिकारी के अधीन होता था। ठीक है, क्या होता था, क्योंकि जिला फौजदारी अदालत जो होती थी एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था। नाम मतलब बस में भाई, काम लायक कुछ नहीं है। जिसकी सहायता के लिए एक मुक्ति और एक काजी होता था। ठीक है, अब इसके जैसे मान लीजिए कि मुक्ति काजी किस लिए होता था, तो आज के डेट में देखिएगा बाबू कि आपको वकील मिलेंगे, बाकी उस समय जो हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून होता था। ठीक है, जिसके चलाने के लिए जो मुस्लिम लॉ है, जो कुरान के हिसाब से होता था, वो काजी जी बताते थे। वहीं पर मुफ्ती जो था, जो कि आप कह लीजिए कि हिंदुओं के लिए हुआ करता था। आगे सब हम विस्तार से बात करेंगे इसी चैप्टर में। कलेक्टर इस न्यायालय में कार्य की देखभाल करता था। अदालत में क्या है, इस देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर जो कि दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। ठीक है, कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत में जो कि कलकत्ता जो कि काउंसिल का जो कि सभापति और उसी काउंसिल का देखिएगा 2 सदस्य रायन थे और मुख्य जो कि कानूनगों की सलाह के लिए का न्याय करते थे। ठीक है, कौन? तो ये किधर का रायन। ठीक है, जो कि सलाहकार थे, कानून के बारे में बताते थे। और भी बात करते हैं कि जब सदर फौजदारी में
ठीक है। जब सदर फौजदारी में बाबू अदालत में जो कि नायब निजाम, ठीक है, नायब निजाम एक व्यक्ति थे जिनके मुख्य काजी थे, ठीक है। नायब निजाम क्या था, उस अदालत के मुख्य काजी हुआ करते थे। वहीं पे बात करते हैं कि मुफ्ती और जो कि 3 मौलवी हो, ठीक है, 3 मौलवी हो की सलाह से जो कि न्याय करते थे। जिला की जो कि दीवानी और फौजदारी अदालतों के जो कि मुकदमे अंतिम निर्णय, ठीक है, अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजा जाता था, मैंने कोई मान लीजिए कोई केस आया तो आप नीचे उसको छानबीन जो कुछ करना है कर लीजिए, बाकी आप इसको निर्णय नहीं सुना सकते कि हाँ आप ये होगा चाहे वो होगा, आपको मृत्यु दंड दिया जाता है, आपको इसका जमीन उसका दिया जाता है, ये सब आप निर्णय अंतिम डिसीजन आप नहीं ले सकते। अंतिम डिसीजन के लिए कहाँ जाना पड़ता था, तो सदर जो कि फौजदारी अथी था, अदालत था, वहाँ पे जाना पड़ता है, जहाँ की जिला अधिकारी यानी उस समय के जो अंग्रेज अधिकारी कलेक्टर हुआ करते थे वहाँ पर जाता था और वो जो कि डिसीजन लेते थे, क्या वो डिसीजन लेते थे। अगर आपने किसी का समझे कि बराबर हिस्सा बांट दिया है और अब ये दोनों का कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो केस जाएगा उन्हें जे कलेक्टर के पास और वो तोड़ ममोड़ करके अगर देखेगा डिसीजन ठीक है तो, और वो मैं करने की गलती करता था, ठीक है, उससे केंद्र परेशानी मैंने पावर ये सब दिखाना। बस हम अंतिम निर्णय इतना याद करिए कि आप कितनों बढ़िया डिसीजन सुनाइए खराब सुनाइए, बाकी अंतिम निर्णय के लिए कहाँ वहाँ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और भी बात करते हैं बाबू कि दीवानी मुकदमे जो कि जातीय कानून अर्थात हिंदू मुस्लिम के लिए देखिएगा कि कानून मुसलमानों के लिए मुस्लिम जो कि कानून लागू हुआ करता था, ठीक है। और भी बात की जबकि फौजदारी मुकदमे में जो कि मुस्लिम कानून को लागू किया जाता था, उसमें सरिया वो सब कथी कथी कानून था वो सब लागू किया जाता था, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा कि 1772 में एक कमेटी बनती है जो कि कंपनी में आती है, कोर्ट ऑफ जो कि डायरेक्टर, ठीक है, जो देखिएगा ये द्वैध जो शासन थे उसको खत्म करने की इन्होंने बात की, क्या द्वैध शासन को खत्म करने की बात की, तथा कंपनी को जो कि बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की जो कि शासन व्यवस्था को उत्तरदायित्व संभालने के लिए जो कि आदेश दिया और वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों के मोहम्मद राजा खां और राजा जो कि विस्तार राय को जो कि पद से हटा दिया, ठीक है। अभी पद से हटा दिया, अब आगे कौन जो कि इसका संभालेगा पदभार वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए जय हिंद जय श्री राधे राधे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।